हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके चैनल वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पर मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि आपके इस चैनल पर जो है बायोलॉजी की क्लासेस भी चालू हो गई हैं और कुछ उस पर दो लेक्चर्स भी आ चुके हैं जिनका आपने जो है आपने बहुत ही प्यार दिया है और उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। हम जो है यूएन स्पेशलिस्ट एजेंसीज पर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां। तो उनमें से हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी आईएमएफ पर, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम यूनेस्को पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमें इस बात का खेद है कि इस लेक्चर को आने में काफ़ी लंबा समय लगा और आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ा, किंतु कुछ कार्यों की वजह से ऐसा हो गया था। तो लेकिन अब हम उसको दूर करते हुए और आपके सामने फिर से पुनः आ चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे यूनेस्को पर, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको अंग्रेजी भाषा में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर हिंदी भाषा में बात की जाए तो इसको जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें शिक्षा की चर्चा की जा रही है और विज्ञान की चर्चा की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें संस्कृति की चर्चा की जा रही है। तो इस तरह से इस संगठन को शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसका सामान्य परिचय। तो यूनेस्को के 195 सदस्य तथा 8 सहयोगी देश हैं, मतलब एसोसिएट मेंबर्स कितने हैं, 8। और इसके कुल सदस्य कितने हैं, 195। तथा यह एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड एवं जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा शासित होता है, यानी कि इसका जो गवर्नेंस है वो एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड और जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा होता है। इसके लिए डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में एक सचिवालय भी बनाया गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल के लीडरशिप में एक सेक्रेटरीट बनाया गया है जो इन दोनों निकायों यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड और जनरल कॉन्फ्रेंस के निर्णयों को लागू करता है और इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो ये तो रहा इसका सामान्य परिचय। अब हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को की स्थापना क्यों हुई, मतलब किस वर्ष हुई, कैसे हुई। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में लीग ऑफ नेशंस की बौद्धिक सहयोग पर समिति, यानी कि कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1919 में हुई थी और लीग ऑफ नेशंस द्वितीय विश्व युद्ध के पहले समाप्त हो गया, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः वहन नहीं कर पा रहा था, उनको वहन करने में अक्षम था। तो लीग ऑफ नेशंस के तर्ज के बाद जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के द्वारा की गई थी। तो ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को एक तरह से लेगेसी को धारण किए हुए किसकी, लीग ऑफ नेशंस की। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है यूनेस्को, वैसे ही लीग ऑफ नेशंस की एक संस्था थी कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। तो उसकी जो है लेगेसी को ये धारण किए हुए है। तो इस तरह से ये तो रही हिस्ट्री ऑफ यूनेस्को। तो अब हम बात करेंगे कि यूनेस्को के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, उद्देश्य क्या क्या हैं। तो यूनेस्को के मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं। शांति की संस्कृति के निर्माण में योगदान। तो अब कल्चर ऑफ, इसको कह सकते हैं कि कल्चर ऑफ पीस, मतलब शांति की संस्कृति। तो इसमें इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ कल्चर ऑफ पीस। तो मतलब क्या है कि इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी संस्कृति, यानी जो भी विश्व में संस्कृतियां हैं, जो भी देश हैं, उनमें जो है शांति के निर्माण का प्रयास करना। तो उसके अलावा इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी, यानी कि गरीबी उन्मूलन, इसको हम अबॉलिशन ऑफ पावर्टी भी कहते हैं। और इसके अलावा इसका अगला उद्देश्य है सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
और उसके अलावा शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार एवं सूचना के माध्यम से परस्पर संवाद। तो इसका ये एक अगला उद्देश्य है। तो इस तरह से ये यूनेस्को के उद्देश्य हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको ये मतलब डायरेक्टली उनमें इन्वॉल्व नहीं है, किंतु इसका समर्थन हासिल यानी ये स्पॉन्सर्ड करता है। तो कौन कौन से मतलब प्रोजेक्ट हैं जिनको स्पॉन्सर करता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है इसमें से साक्षरता में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी, जो कि आप जानते हैं कि शिक्षा से संबंधित है। तो एक ये प्रोजेक्ट है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेसी में ये स्पॉन्सर करता है। फिर अगला है टेक्निकल ट्रेनिंग यानी कि तकनीकी प्रशिक्षण देता है, प्रशिक्षण के लिए भी ये सहयोग करता है। इसके अलावा है शिक्षा को बढ़ावा, प्रमोट टू एजुकेशन, ये तो आप जानते हैं इसका डायरेक्टली गोल है। उसके अलावा ये और भी जो भी मतलब एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो भी और संस्थाएं हैं उनको ये प्रमोट करता है। फिर है मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता यानी को सुरक्षा प्रदान करना यानी फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड प्रेस के लिए ये कार्य करता है, उनको सुरक्षा देता है, उनके सुरक्षा के लिए उपाय करता है। उसके अलावा क्षेत्रीय सांस्कृतिक इतिहास की सुरक्षा करना। तो जैसे आप जानते हैं कि यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का निर्माण किया गया है। उसके अंतर्गत ये उन संस्थाओं, उन जो भी प्लेसेस को मतलब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करता है उनको ये ग्रांट देता है, उनकी सुरक्षा के लिए ये धनराशि मुहैया कराता है। तो इस तरह से ये उनकी सुरक्षा का दायित्व लेता है। तो वो जो स्थल घोषित करता है एक तरह से, तो वो सभी स्थल एक तरह से आपके क्षेत्रीय सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा होते हैं, यानी कि रीजनल कल्चरल हिस्ट्री का वो हिस्सा होते हैं। तथा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा यानी प्रमोट टू कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक, तो इसका अगला जो स्पॉन्सर्ड उद्देश्य है कि सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। तो इस तरह से जो है सांस्कृतिक कल्चर्स में डाइवर्सिटी है, भिन्नता है एक दूसरे से। और जैसे हम भारत में ही ले लें तो भारत देश के अंदर ही भारत देश को कहा जाता है कि संस्कृति मतलब बहुल संस्कृति वाला देश है भारत। तो बहुल संस्कृति को भी जैसे विश्व में भी तमाम तरह की संस्कृतियां हैं और उनको ये एक तरह से प्रमोट करता है। तो इस तरह से ये तो रहे इसके द्वारा संचालित परियोजनाएं या फिर इनको बढ़ाने वाली या समर्थन वाली योजनाएं। तो इस तरह से चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को सभ्यताओं यानी सिविलाइजेशन, संस्कृतियों, कल्चर्स एवं लोगों के मध्य संवाद की दशाओं के निर्माण के लिए कार्य करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कुछ ये ऐसी कंडीशंस का निर्माण करता है कि जो है सभ्यताएं यानी सिविलाइजेशंस और कल्चर्स जो संस्कृति है उनके मतलब उनके बीच में और लोगों के बीच में परस्पर डायलॉग हो सके, मतलब एक तरह से उनको बाहर लाया जा सके। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारी जैसे इसने मिस्र की सभ्यता के लिए कार्य किया है, चीन की सभ्यता को मतलब वैश्विक पटल में स्थापित करने के लिए कार्य किया है। तो इस तरह से तमाम संस्कृतियों, तमाम कल्चर्स को, तमाम सिविलाइजेशंस को प्रमोट करता है। तो उनकी तमाम जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें रिसर्च करवाता है और उनको बाहर लेकर आता है। तो यूनेस्को के उद्देश्य वैश्विक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जिनमें अफ्रीका तथा लैंगिक समानता शामिल है। तो यूनेस्को के जो प्राथमिकता वाले प्राइमरी मतलब गोल हैं, जो ग्लोबल प्राइमरी गोल्स हैं इसके, वो जेंडर इक्वलिटी और अफ्रीका मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट इसके एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है और जेंडर इक्वलिटी भी इसके प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है। तो पर केंद्रित होते हैं। तो इस तरह से ये रहा। और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यूनेस्को द्वारा घोषित किए गए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवसों को निकाला है जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक दिवस के रूप में मान्यता
दी है यूनेस्को ने। तो एक सबसे पहले अगर हम बात करें तो 21 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था द्वारा जो घोषित किया गया दिवस है वो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो जैसे आप मातृभाषा जानते हैं आप सभी की जिस भाषा में हम सबसे पहले बोलने की शुरुआत करते हैं उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। तो उसके लिए यूनेस्को ने उस भाषा के लिए एक दिन निर्धारित किया है और वो है 21 फरवरी। फिर इसके अलावा है 8 मार्च, इसके दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे घोषित किया गया है। फिर अगला है 21 मार्च जिसमें नस्लीय भेदभाव उन्मूलन एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप जानते हैं कि अफ्रीका हो या फिर जितने भी लगभग करके पश्चिमी देश हैं उनमें जो है नस्लीय भेदभाव होता ही होता है। तो पश्चिमी देशों में इस भेदभाव की समाप्ति के लिए इस रेशनल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक दिवस घोषित किया है 21 मार्च। तो इसके बाद है 22 मार्च यानी विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। तो एक तरह से ये विश्व में जल को सेव करने के लिए, सेव वाटर के लिए घोषित किया गया है। फिर अगला है 3 मई यानी विश्व यानी मुद्रणालय दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस डे, मतलब प्रेस के लिए भी एक दिन समर्पित किया गया है। फिर अगला है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके। और फिर अगला है 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे। आप इन सभी का ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे ध्यान रखें ताकि जो है एग्ज़ाम में आपकी सहायता कर सके। तो ये विशेषतः छोटे एग्ज़ाम में या वनडे एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को पूछा जाता है, लेकिन सिविल सेवा के एग्ज़ामों में इस तरह के प्रश्न को डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, किंतु छोटे एग्ज़ाम्स के लिए आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर अगला है 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। फिर अगला है 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, यानी कि महात्मा गांधी की जन्म जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और हमारे यहाँ तो ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से फिर अगला है 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, इंटरनेशनल टीचर्स डे। फिर अगला है 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। फिर अगला है 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे या वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। फिर अगला है 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। तो एक शब्द आया यहाँ पर सहिष्णुता, थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये एक विवादास्पद मुद्दा होता है। तो आप सबसे पहले जानते हैं सहिष्णुता की परिभाषा क्या है। तो सहिष्णुता हम कहते किसे हैं, तो जैसे आप समझिए कि जो व्यक्ति अपने धर्म के अलावा, अगर हम रिलीजियस टर्म में लें इसको, तो अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म का सम्मान करे, अन्य भाषा में समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने अलावा किसी दूसरों की बातों को भी सुने और उनको समझे और उन पर ध्यान दे, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि ही इज़ ए टॉलरेंट पर्सनैलिटी, यानी ही इज़ ए टॉलरेंट पर्सन। तो इस तरह से सहिष्णुता को आप समझ गए होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, कुछ समय पहले बहुत विवाद चल रहा था कि जो है अब भारत में सहिष्णुता नहीं रही, अब भारत असहिष्णु हो गया है, इनटॉलरेंस हो गया है। तो एक बहुत ही कठिन टर्म है, किंतु इसका अगर हम मतलब समझें तो यही है कि जो व्यक्ति अपने अलावा दूसरों का भी सम्मान करे, उनकी बातों को समझे, उनकी बातों को सुने, तो उस व्यक्ति को हम टॉलरेंट पर्सनालिटी कहते हैं। फिर अगला है 19 नवंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, इंटरनेशनल मेल डे। फिर अगला है 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, तो वर्ल्ड एड्स डे। इस तरह से ये तमाम कुछ प्रमुख यूनेस्को द्वारा घोषित किए गए दिवस हैं, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे।
अब हम जानेंगे कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किसी भी स्थल के सम्मिलित होने की क्या प्रक्रिया है। कोई भी देश, कोई भी किसी भी देश का स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस तरह से शामिल होता है, इसकी प्रक्रिया को आइए समझते हैं। तो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में 3 तरह के स्थलों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है सांस्कृतिक विरासत, कोई भी सांस्कृतिक अगर साइट है, कल्चरल साइट है, या फिर नेचुरल साइट है यानी प्राकृतिक स्थल है, एवं मिश्रित, मतलब 3 तरह की कैटेगरीज बनाई गई हैं, एक सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा मिश्रित। तो 3 तरह के सबसे भी अधिक इमारतें एवं नगरीय स्थल, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल, इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स तथा स्मारकीय मूर्तिकला, मोन्यूमेंटल स्कल्पचर और पेंटिंग कार्य, पेंटिंग वर्क शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी इमारतें शामिल की गई हैं। तो आप इस हमने जो है अभी आपको बताएंगे, हमने सिर्फ भारत के सेंस में ली जाने वाली इमारतों को रखा है, और आप विश्व की इमारतों को भी नेट पर जाके सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तो रहे जो है आपके सांस्कृतिक। फिर है प्राकृतिक धरोहर स्थल, निम्न प्राकृतिक क्षेत्रों तक सीमित हैं। मतलब कुछ प्राकृतिक क्षेत्र कैसे होंगे। अब प्रकृति के अंदर तो सब कुछ आ जाता है, पूरी पृथ्वी ही प्रकृति के अंदर समाहित है। तो क्या पूरी पृथ्वी को घोषित कर देंगे? नहीं, कुछ सीमाएं हैं, किन हम स्थलों को प्रकृति के अंतर्गत, मतलब प्राकृतिक धरोहर के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो अब आप ये ध्यान रखेंगे कि जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, इनके अंतर्गत टाउन साइट्स को शामिल किया जाता है, इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स को मतलब शामिल किया जाता है। इसके अलावा मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर यानी मूर्ति निर्माण कला तथा पेंटिंग कार्य को इसमें रखा जाता है। तो आप अभी जब देखेंगे भारत के सेंस में, जब इनको देखेंगे तो ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चलिए हम प्राकृतिक धरोहरों की बात करते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी साइट्स होंगी, किस तरह की साइट्स होंगी जिनको प्राकृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया जाएगा। तो पृथ्वी के जीवन के रिकॉर्ड, मतलब जो पृथ्वी पर जीवन है कि नहीं, इस तरह के जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी एविडेंस इसके बारे में बताते हैं, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया तो मतलब भूगर्भिक क्रियाओं, जियोलॉजिकल प्रोसेस के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा वर्तमान में चल रही पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल एवं बायोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोसेस यानी जैव विकासवादी क्रियाओं के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मतलब ऐसे स्थल जो पारिस्थितिक एवं जैव विकासवादी क्रियाओं के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उनको इसमें शामिल किया जा सकता है। तो जैसे आप जानते हैं कि कोई नेशनल पार्क, कोई पार्क हो गया, कोई जंगल जैसा पार्क है मान लो, तो उसमें जो है, जिसको हम उद्यान कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम भारत में कहते हैं, तो उनको जो है वो एक तरह से वो इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट का एक एरिया होता है, और उसको जो है इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा रेयर यानी दुर्लभ एवं संकटग्रस्त इंडेंजर्ड एनिमल अथवा पौधों के निवास स्थान या जैव विविधता के असाधारण स्थल यूनिक साइट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं। मतलब इस तरह के भी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जा सकता है, जिनमें कि कोई रेयर एनिमल हो या संकट मतलब इंडेंजर्ड एनिमल हो, उनको शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कोई पौधे का विशेष निवास स्थान है, हैबिटेट ऑफ प्लांट्स है, तो उसको शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जैव विविधता के असाधारण स्थल, बायोडाइवर्सिटी के जो यूनिक साइट्स हैं, उनको जो है इसमें शामिल किया जा सकता है। फिर अगला है मिश्रित धरोहर स्थलों में, यानी कि मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व के संयुक्त अवयव शामिल है। मतलब कुछ ऐसी जाते हों, उसको हम
मिश्रित धरोहर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये तो रहे कुछ नॉर्म्स मतलब मापदंड। इस तरह से अब जानते हैं कि वो विशेष प्रक्रिया क्या होती है, कैसे उसको घोषित किया जाता है। तो किसी भी देश को अपने सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल करवाने के लिए सर्वप्रथम उन स्थलों की सूची बनानी होती है जिसे टेनेंटिव यानी अस्थायी सूची कहते हैं। तो मतलब अगर किसी भी देश को अपने सांस्कृतिक या प्राकृतिक स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल करवाना है तो उसे सबसे पहले एक सूची बनानी होगी और उस सूची को अस्थायी सूची कहते हैं। और उस सूची को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स तथा वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के पास भेजना होता है और वो दोनों इसका उस सूची में शामिल स्थलों का मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। उसके बाद है तत्पश्चात विश्व विरासत समिति को अपनी अनुशंसाएं ये प्रस्तुत करते हैं। जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसके पास ये दोनों इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स तथा वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ये दोनों जो है अपनी रिकमेंडेशन उसको प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद जो है विश्व विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामांकित स्थलों के निर्धारण के लिए वर्ष में एक बार इस समिति की बैठक होती है। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ही विशेषतः जो है किसी भी स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में घोषित करती है। तो ये तो पूरी रही प्रक्रिया। तो किसी भी स्थल का यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित होने के लिए उसका अगर कोई स्थल है वो यूनिक होगा तभी उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे नहीं कि कोई भी जो है अब हम कह दें कि हमारा गांव या हमारा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा। तो या कोई तालाब है ऐसे शामिल हो जाए, बहुत सारे तालाब हैं, बहुत सारे डैम हैं, तो उनको विश्व विरासत सूची में ऐसे शामिल नहीं किया जा सकता। उसके लिए उनमें कुछ एक अद्वितीय गुण होना चाहिए, यूनिकनेस मतलब यूनिक का गुण होना चाहिए, तभी उसको शामिल किया जाएगा। तो इसके अतिरिक्त उसे 10 मानदंडों को पूर्ण करना होता है। तो मतलब जब कोई भी अगर साइट है उसको शामिल करना है तो वो यूनेस्को के 10 मानदंडों को यानी कि 10 पैरामीटर्स को पूरा करेगी। 10 मतलब जो 10 क्राइटेरिया होते हैं उनको जब पूरा करेगी तभी उस साइट को जो है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और यह मानदंड विश्व विरासत संधि यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के क्रियान्वयन हेतु परिचालन दिशा निर्देशों में बताए गए, यानी ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में बताए गए हैं। तो हमने इन 10 मानदंडों को इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि उनके बारे में ना ही विशेषता आपसे प्रश्न किया जाएगा। अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप नेट पर जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के बारे में। तो विश्व धरोहर संधि वर्ष 1972 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1972 में हुई थी। इस संधि के द्वारा प्रकृति संरक्षण की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर तथा सांस्कृतिक संपदाओं के संरक्षण यानी प्रकृति संरक्षण की अवधारणा कि प्रकृति का किस तरह से संरक्षण किया जाए। इसके अलावा जो कल्चरल मतलब जो सांस्कृतिक संपदाएं हैं यानी कल्चरल प्रॉपर्टीज जो हैं उनको किस तरह से संरक्षित किया जाए, तो उनको जो है इस संधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। मतलब इस संधि का उद्देश्य समझ चुके हैं आप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस संधि में लोगों की प्रकृति के साथ परस्पर क्रिया जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है उसको तथा इन दोनों के मध्य यानी प्रकृति एवं लोगों के मध्य दोनों के मध्य संतुलन को इसमें शामिल किया गया है। तो इस संधि का उद्देश्य है कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना, लोगों और प्रकृति के मध्य में एक संतुलित परस्पर क्रिया होती रहनी चाहिए। मनुष्य या मतलब व्यक्ति उस संपदा को नष्ट ना करे, उसका दोहन ना करे। तो इस तरह से जो है
वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ये रही। अब हम बात करेंगे यूनेस्को तथा भारत की, यानी कि यूनेस्को और भारत के बारे में अब हम बात करेंगे। भारत 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को का सदस्य बना और भारत में यूनेस्को के द्वारा कुल 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तथा 2 शहरों को विश्व विरासत शहर के रूप में घोषित किया गया है। इस बात को आप विशेषता ध्यान रखेंगे कि भारत में कुल कितनी साइट्स हैं, 39, तथा 2 विश्व विरासत शहर हैं जिनको जो है घोषित किया गया है। तो अब हम जानेंगे कौन कौन से जो है भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित किए जाने वाले प्रमुख विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम जानेंगे कल्चरल हेरिटेज। 1983 में शामिल किया गया था। फिर अगला है एलोरा की गुफाएं, जो कि 1983 में ये भी शामिल किया गया था। फिर है आगरा फोर्ट, जो आपका न्यू दिल्ली मतलब जो आपका दिल्ली में है, ये भी 1983 में शामिल किया गया था। फिर अगला है ताजमहल, 1983 में ये भी शामिल किया गया है। फिर अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो 1984 में शामिल किया गया है। फिर है महाबलीपुरम के स्मारक, ये भी 1984 में शामिल किए गए हैं। इनको इंग्लिश में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम भी कहते हैं। तो इसको 1984 में शामिल किया गया है। और फिर है खजुराहो के मंदिर, इनको 1986 में शामिल किया गया 1986 में। फिर है हम्पी के स्मारक, यानी कि ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ये कर्नाटक के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है और इनको भी 1986 में शामिल किया गया है। फिर है फतेहपुर सीकरी, 1986 में इसको भी शामिल किया गया है। फिर है पट्टदकल के स्मारक, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टदकल, ये जो है कर्नाटक के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में है। इन्हें 1987 में यानी 1987 में इन्हें शामिल किया गया है। फिर है एलिफेंटा की गुफाएं, इनको भी 1987 में निर्धारित किया मतलब घोषित किया गया है। फिर अगला है चोल मंदिर, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, इनको भी 1987 तथा 2004 में शामिल किया गया है। फिर है सांची का स्तूप, यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, 1989 में इसको भी शामिल किया गया है। फिर अगला है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब, इसको भी 1993 में घोषित किया गया है। फिर अगला है कुतुब मीनार, इसको भी 1993 में घोषित किया गया। शैलाश्रय 2003 में इसको भी घोषित किया गया है। और फिर है लाल किला, 2007 में इसको भी घोषित किया गया है। फिर अगला है जंतर मंतर, इसको 2010 में घोषित किया गया है। फिर अगला है रानी की वाव, ये क्वेश्चन में एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था और इसको 2014 में घोषित किया गया है। फिर ये 2 शहर आपके अहमदाबाद शहर यानी सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 में घोषित किया गया तथा सिटी ऑफ जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं, ये 2019 में इसको घोषित किया गया। तो इस तरह से ये तो रहे कल्चरल आपके। अब आएंगे नेचुरल हेरिटेज। तो इसमें भी हमने मेन को रखा है, हमने सभी को नहीं रखा है। इसमें पहला है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य यानी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये असम में स्थित है। ये 1985 में नेचुरल हेरिटेज में शामिल किया गया, मतलब विश्व विरासत सूची में ये शामिल किया गया। फिर अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान में है। ये 1985 में इसको घोषित किया गया। फिर है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यानी सुंदरबंस नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में है, 1987 में इसको घोषित किया गया। फिर है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, 1988 एंड 2005 में इसको घोषित किया गया। और फिर अगला है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है उसको हम पश्चिमी घाट मतलब पश्चिमी घाट आपको बता देते हैं विशेषता हम किसे कहते हैं। जो आप पेनिनसुलर इंडिया जानते हैं, प्रायद्वीपीय भारत है जो, उसमें से जो नीचे का भाग है जिस तरफ आपका एक तरह से
पश्चिमी घाट कहते हैं। तो पश्चिमी घाट को 2012 में मतलब विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। फिर है नालंदा महाविहार, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी है, एक तरह से हम उसको कह सकते हैं, उसको 2016 में घोषित किया गया। फिर है मिक्स्ड हेरिटेज। तो मिक्स्ड हेरिटेज में भारत का एकमात्र स्थल है काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये आपका असम में है। इसको 1985 में घोषित किया गया था। तो इस तरह से ये आपके जो है हेरिटेज स्थल हैं जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। और ये जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनडे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि सुंदरबन, या पूछ लेते हैं इनका स्थल कहाँ है, सीधे सीधे ये पूछ लेते हैं, या फिर ये पूछ लेते हैं कि इस अभ्यारण्य को या इस स्थल को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में रखा गया, शामिल किया गया। इस तरह से तमाम क्वेश्चन उठते रहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे और अपने नोट्स में शामिल करेंगे। फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन, फिर से वही इन्फॉर्मेशन कि आप मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था और इकोलॉजी, एनवायरनमेंट तथा करंट अफेयर्स के लिए जो है आप इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि वर्ड स्टडी और इकोनॉमी चाणक्य विद जितेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल सिविल सेवाओं की संपूर्ण तैयारी आपको करवाते हैं। और इस तैयारी को करने के लिए आप जो है इन दोनों चैनलों को ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे चैनल को तो आप ज्वाइन ही करें, और इसके अलावा आप इस चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आपकी तैयारी संपूर्ण हो सके। और चालू हो गई हैं। और इसके अलावा आपको विश्व भूगोल की और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की, इसके अलावा जो है भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस लगातार आपको मिल रही हैं। तो आप इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इन्हें फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर उनको ज्वाइन करें, फॉलो करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों, हमारा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।